हेलो ऑल, इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम RSMSSB के जो जेईएन के पेपर थे प्रीवियस 2016 वाले जेईएन के सिविल, जो उसका नॉन टेक पार्ट है, उसके अंदर जो ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए थे राजस्थान ज्योग्राफी के, उनको हम क्या आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पैटर्न कैसा रहता है क्वेश्चन का और उसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक काम कीजिए, बेल आइकन पर टच कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको नए नए वीडियोस, नई नई जो चीजें हैं पेपर का, नए नए वीडियोस का आपको एडवांटेज मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2016 में नॉन टेक पार्ट में आपके सिविल का जेईएन का जो क्वेश्चन आए थे, उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उनका लेवल क्या था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके जो पेपर के अंदर राजस्थान की जीके का लेवल रहता है वो मीडियम रहता है। पिछले वाला आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, वो वहां पर भी हमने जेईएन का पेपर का नॉन टेक्निकल का जो पार्ट था वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वहां पे हमने सॉल्व किए थे, तो वहां पे हमने पेपर का लेवल देखा था। जो क्वेश्चंस थे वो इजी भी नहीं थे और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं। इस पेपर के अंदर भी हमको क्या कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल देखने को मिलेंगे, कुछ फैक्चुअल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का नॉन टेक पार्ट। ठीक है, राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमसे पूछी। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, राजस्थान की जो हमारी सीमा है, स्थलीय सीमा, ये हमारा राजस्थान है, इसकी पूरी कंप्लीट जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है, जो यहाँ पर आपको दे रखी है कंप्लीट लंबाई। लेकिन हमसे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री पूछी है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारे पास वो हिंदूमल कोट जगह है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है और भागलगांव बाड़मेर तक यह चलती है। तो जो हमसे जो पूछा गया है वो कंप्लीट नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है केवल ये सीमा। इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन भी इसको बोला जाता है। तो हमसे केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी गई है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो हमारे पास है 1070 किलोमीटर। टोटल जो सीमा है हमारे पास, टोटल बाउंड्री है राजस्थान की चारों तरफ, ये हमारे पास है 5920 किलोमीटर। और अगर हम इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा घटा देते हैं तो जो आपके सामने आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से डिजिट। ये हमारी अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है हमारे पास। ये पूरी जो आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। राजस्थान की स्थिति विस्तार में सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है। देखिए, सारे क्वेश्चन फैक्चुअल है। अगर आपको ये फैक्ट याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ वीडियो पब्लिक हो रखे हैं वहां पे, तो आप उनको देख सकते हैं। वीडियोस में आप लोग सारी चीजें वहां पे दिखाई गई है, सारे के सारे नोट्स बनवाए गए हैं। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 98% जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक के आपके अधीनस्थ के पेपर में, जो मैंने पढ़ाया है नोट्स से ही आपके उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप दही से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों में होकर गुजरती है। मैंने एक नोट डलवाया था, नोट में मैंने लगाया सबसे पहले बांसवाड़ा से होकर यह गुजरती है और डूंगरपुर की और बांसवाड़ा के बीच में एक सीमा पर टच होती हुई निकलती है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर बांसवाड़ा उदयपुर, ये क्वेश्चन हमारे पास में, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के होकर गुजरती है। क्यों, बांसवाड़ा से तो अंदर काटती है और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए निकल जाती है। तो इस तरह से हमने ये दो क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए, आप दोनों अभी तक हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 3। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है बलित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। देखिए, मैंने आपको ये पढ़ाया है, जब हमने भौतिक विस्तार पढ़े थे राजस्थान का, जब हमने भौतिक विस्तार पढ़ा था तो हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था। और अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर हमने बताया था कि जो अरावली पर्वतमालाएं हैं
वे वलित पर्वतमाला है, किंतु बहुत लंबे समय से वो विद्यमान है और आज जो हमको दिखती है वो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में दिखती है। देखिए आप देखिए, जब दो समझने की कोशिश करें, दो टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तब वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और जो वर्तमान में नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं, वर्तमान में नए वलित पर्वत है, वलित पर्वत, वह हमारे पास में आपको हिमालय का नाम सुना होगा, यह नवीन वलित पर्वत है। अरावली भी वलित पर्वतमाला थी, लेकिन यह बहुत पुरानी वलित पर्वतमाला थी। हजारों लाखों सालों से इसका क्या क्षरण होता गया, क्षय होती गई, इसका अपरदन होता गया और आज ये अवशिष्ट पर्वतमालाओं के रूप में हमको देखने को मिलती है। अवशिष्ट पर्वतमालाओं को हमें देखने को मिलती है, मतलब कटी जटी, मतलब क्षीण, मतलब इनकी हाइट ज्यादा नहीं है, जबकि जो नई वलित पर्वतमालाएं हैं इनकी हाइट बहुत अधिक है। तो आप समझ रहे होंगे अवशिष्ट और अपने पास वलित में अंतर क्या है। वलित पर्वतमालाओं से ये अवशिष्ट बनते हैं कब, जब उनका एक लंबे समय तक क्या क्षय होता है, अपरदन होता है और फिर वो धीरे धीरे उनकी हाइट कम होने लग जाती है और वो टूटना शुरू होने जाती है और बिखरना शुरू होने लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में हमारे पास में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बोराट का पठार, जितने भी मैंने पठार आपको लिखवाए थे कि पठार किन किन प्रकार का, जैसे कि हमने पढ़ा था एक बिजोलिया और कुंभलगढ़ के बीच में भैंसरोगढ़ और बिजोलिया के बीच में जो पठार था उसको हम ऊपर माल का पठार बोलते थे, ऊपर माल का पठार। ये सारे के सारे एक एक चीज आपको अपने नोट्स में मिल जाएगी। जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है उनको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नोट से ही पूछे गए हैं। बाकी जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं लिया है वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो से, और सारे क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट की जो ऐप है हमारी, उससे जाके डाउनलोड करके आप कोर्स ले सकते हैं। तो अब देखिएगा, अब हमसे बोराट का पठार हमसे पूछा गया है कि जो बोराट का पठार है वह कहाँ स्थित है। ये मैंने आपको लिखवा रहा है कि बोराट का पठार नोट्स में डिक्टेड है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार है वह हमारा बोराट का पठार कहलाता है। ये सारे के सारे देखिए आपको डिक्टेड की गई है। अगला देखिएगा, अभी जो भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच में जो पठार है उसको ऊपर माल का पठार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सतह से बहुत ऊपर उठा हुआ है, ये ऊपर है, इसलिए इसे ऊपर माल का पठार भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। देखिए ये भी मैंने आपको आपके नोट्स में लिखवा रखा है कि अलग अलग जगह पर पहाड़ियों को अलग अलग कहते हैं। जैसे कि आप देखिए गिरवा, उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं उनको हम गिरवा के नाम से जाते हैं, तीक्ष्ण पहाड़ियां हैं उनको गिरवा के नाम से जाते हैं, जबकि सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां हैं उनको भाकर के नाम से जानते हैं। इस नाम से भाकर, तो इसका आंसर भाकर। नोट्स के अंदर आपको एक एक चीज डिक्टेट कर दी है मैंने वहां पे। अगला देखिएगा, वाकल, वत्रक, मेवा और अतिमती किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए हमने 3 प्रकार के अपवाह तंत्र राजस्थान में देखे। पहला था हमारे पास में, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, पहला था हमारे पास में अरब सागरीय, दूसरा था हमारे पास में बंगाल की खाड़ी और तीसरा था आंतरिक अपवाह तंत्र। जो साबरमती, इसमें हमसे पूछा गया है वाकल, वत्रक, मेचवा और हतिमती ये किसकी सहायक नदियां हैं। अब देखेंगे माही, साबरमती, जाखम और सोन, ये जितनी भी हमको दिख रही है कि सारी की सारी क्या है हमारे पास में, ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हमारे पास, मानसी, वाकल, हतमती और पेशवा, ये सारी की सारी क्या है उसकी सहायक नदियां हैं। ये एक बार हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इससे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये तो हमें सहायक नदियां पूछ ली, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, निम्नलिखित में से बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाह तंत्र की कौन सी नदियां हैं। आपको नदी का नाम ले देगा और बोल देगा यह किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको वहां पे नोट्स में लिखवा रखे हैं, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा, कल ही मैंने आपको समझाया था, जो हमारे पास भूमध्य सागर है
वहां पर चक्रवात उठते हैं और फिर जेट स्ट्रीम की सहायता से वो पूर्व की ओर मूव करते हैं। और जो हमारा भारत है इसमें राजस्थान के, ये हमारा भारत है, थोड़ा मान लीजिए इसको, राजस्थान के इलाकों में आकर ये बारिश करते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इनको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये जब जेट स्ट्रीम के साथ में लगते हैं तो ट्रेवल करते हैं और बारिश ये वर्षा करते हुए आते हैं और मावट यहाँ पर फॉल होता है तो उसको मावट बोलते हैं। जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको मावट बोलते हैं। कल वाली वीडियो में पूरा मैंने इसको अच्छे से बता रखा है, तो आप देखिएगा। शीतकालीन वर्षा जो होती है हमारे पास लौटते हुए मानसून से नहीं होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी नहीं होती है। ये जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भी चल रहा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है, ये लौटता हुआ मानसून है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ पे कुछ भी आता वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो भी वो आंसर हो जाता। अगला लिखिएगा, वर्टिसोर्स मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है। नहीं, देखिए आप ये नहीं जरूर पढ़िएगा, कई लोग क्या है नहीं पढ़ते हैं और बहुत समस्या हो जाती है। आंसर उनका पहला ही होता है और टिक करके आ जाता है, ये तो बहुत इजी है। नहीं पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मिट्टियों की जो नई पद्धतियां हैं ये अमेरिकन पद्धति से दिए गए हैं नाम है। कौन कौन से नाम है देखिएगा, नई पद्धतियों का मैंने ये भी आपको अपने नोट्स के अंदर पूरा डिक्टेट किया है। नई पद्धतियों का नाम है ये अमेरिकन पद्धति का, अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा जारी कई पद्धतियां हैं जिनको अब सबने मान लिया है, पूरे वर्ल्ड में चलती हैं। तो नई पद्धतियां हैं, तो लिखिएगा इनमें जो है एक है एरिडी सोल्स, दूसरी हमारे पास है अल्फी सोल्स। ये सारे के सारे मैंने आपको नोट्स पे बता दिए हैं, डिक्टेट कर दिए हैं अच्छे से। एंटी सोल्स और चौथा हमारे पास है इंसेप्टी सोल्स और जो आखिरी आपका आंसर रहेगा वो है वर्टी सोल्स। तो इस प्रकार से अमेरिकी कृषि विभाग ने 5 भागों में मिट्टियों को ऑल ओवर डिवाइड किया है। जो वर्टी सोल्स है ये हाड़ौती क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं हमारे पास में, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, ये हमारे पास में हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी इन चारों में से जहां पर नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए, झालावाड़, बारा, तो ये इसमें तो वर्टिसोल्स मिलती है। कोटा में मिलती है, भरतपुर में नहीं मिलती। बूंदी में मिलती है, बांसवाड़ा में नहीं मिलती। धौलपुर, करौली इन दोनों में ही नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर चौथा चल जाएगा क्या, धौलपुर और करौली। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन में आपसे फिर इतना कह रहा हूं कि केवल आपने नोट्स भी पढ़ लिए तो आपके 40 में से 35 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ये आप में से लिख के ले लीजिए, लेकिन आप केवल और केवल सारी चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ और आपको अच्छे से उसको याद कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्टिसोल्स के बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। जब हमने राजस्थान के वन एवं उसकी वनस्पतियां पढ़ी थी तब हमने देखे थे राजस्थान को, जो पूरा राजस्थान था इस तरह से कि राजस्थान है, इसमें हमने निम्न भागों में विभाजित किया था। इसमें तो हमारे पास था शुष्कतम कटीले वन, ये हमने कल वाली वीडियो में बताया रखा है, फिर भी बताता हूँ। शुष्कतम कटीले वन, ये हमारे पास था अर्ध शुष्क कटीले वन। इधर हमारे पास में थे उपोष्ण पतझड़ वन। यहाँ हमारे पास है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, और इसको मैं 2 भागों में बांटा था, एक तो धोकड़ा प्रधान और सागवान प्रधान। और जहां पर हमारे माउंट आबू है, सिरोही वाला क्षेत्र है, वहां पर पर्वतीय आर्द्र वन, ये सदाबहार पर्वतीय आर्द्र सदाबहार आर्द्र वन। तो हमसे पूछा है सर्वाधिक क्षेत्रफल में, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं कौन से वन हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारे पास है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, देखिए, और दूसरा मिश्रित पतझड़, तीसरा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शुष्क सागवान वन। तो देखिए हमारे पास सर्वाधिक क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं
28% फैले हुए हैं, लगभग 28% हमारे पास में उपोष्ण पतझड़ वन है, 28.38%, और ये टोटल मिला के दोनों शुष्कतम और अर्धशुष्क 6.26% हमारे पास में वन है। तो देखिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन होंगे वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उपोष्ण पतझड़ वन या उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय, किताबों में आपको उष्ण कटिबंध के नाम से मिल जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अगर हमसे उष्ण आर्द्र सदाबहार वन बोलता तो हम अगला देखते हैं, लेकिन पतझड़ वन पूछा है तो हम उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल्स पार्क। देखिए, जब हमने राजस्थान का पूरा भौतिक विभाग पढ़ा था तब हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़े थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि हमने राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 4 भागों में बांटा था। तो ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, ये हमारे पास में जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, इसको काष्ठ जो वुड फॉसिल्स पार्क है ये कैसे बना? देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारा हिस्सा है राजस्थान का, राजस्थान का जो रेगिस्तान है, राजस्थान का जो रेगिस्तान है वह टैथिस सागर का अवशेष है, टैथिस सागर का अवशेष है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमें पौधों के जो जीवाश्म देखने को मिलते हैं और जंतुओं के जलचर जो थे उनके जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर क्या आकल जगह है, जैसलमेर में आकल गांव है, वहां पर हमें आकल वुड फॉसिल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको रीजन पता लग गया कि रेगिस्तान में पहले टैथिस सागर था तो वहां पे जीवाश्म थे, तो उन्हीं के अवशेष देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको वुड फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। ये मैंने आपको नोट डाल के वहां पे लिखवा रखा है, सारे क्वेश्चन आपके नोट से ही हैं, आप देख सकते हैं। तो आकल आंसर इसका चल जाएगा, क्योंकि आकल वुड फॉसिल पार्क मैंने आपको वहां पे लिखवाया था, जैसलमेर में स्थित है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, ये हमसे पूछा था कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये हमारे पास बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर 7000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, हम हटा देते हैं इनको सभी को, सबको हटा के अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु उपखंड कौन सा है? कल मैंने आपको देखिए बताया था कि जो कृषि जलवायु उपखंड के आधार पर हमें पूरे राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये मैंने आपको आप पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा एक पूरा स्क्रीनशॉट हमने आपको बताया था। उसमें सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा था? वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान हमारे पास सबसे छोटा क्या था? वहां पर कृषि जलवायु खंड था, जिसमें मुख्यतः सोयाबीन और अफीम की खेती की जाती थी। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया, सोयाबीन। देखिएगा, सोयाबीन की खेती राजस्थान में कृषि जलवायु खंड में सबसे सर्वाधिक की जाती है। तो इसके जो फिर से वही क्वेश्चन हमारे पास, देखिए, उप आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है इसमें हमारे पास में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, फिर से मैंने बताया था कि 10 जलवायु खंड में आपको मैंने बताया था, ये प्रकार राजस्थान का था मैप हमारे पास, इसको हमने 10 भागों में बांट लिया था। ठीक है, तो इसका जो दक्षिणी पूर्वी आर्द्र प्रदेश है, ये दक्षिणी पूर्वी आर्द्र प्रदेश है, इसका दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट आर्द्र प्रदेश है, इसमें सर्वाधिक सोयाबीन की खेती अपने पास में की जाती है। इतना आपको मैंने बता दिया, आप वो देख सकते हैं, पुराने स्क्रीनशॉट मैंने आपको बता रखा है। 34वां, ये हमारे पास पशु संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन है, पशु संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन है। थारपाकर नस्ल की गायें राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? देखिए, गायों की जो नस्ल है उसके बारे में हम विभिन्न प्रकार की राजस्थान में देखने को मिलती है, जिनमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो थी गिना, मेरा, माथा सा, हरी को। ये मैंने
आपको एक ट्रिक बताई थी, इसके देख लीजिए कैसे। गी का मतलब हमारे पास गिर नस्ल, ना का मतलब हमारे पास नागौरी नस्ल, मी का मतलब हमारे पास मेवाती, रा का मतलब हमारे पास राठी, मा का मतलब हमारे पास मालवी, था का मतलब हमारे पास थार पाकर, सा का मतलब हमारे पास सांचौरी, सांचौरी, हरी का मतलब हमारे पास हरियाणवी, ओ का मतलब हमारे पास कांकरे, कांकरे। तो इस प्रकार हमने आपको पूरी ट्रिक बताई थी। आप पूरा का सिलेबस लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास सारे के सारे नोट से ही आ रहे हैं। 98% जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको नोट से ही देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो हमारे देखिए थार पाकर जो नस्ल है, थार पाकर नस्ल है, ये बेसिकली हमें राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं, उनमें देखने को मिलती है। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों में क्या मिलती है, थार पाकर नस्ल हमने को देखने को मिलती है। तो आप देख लीजिए जो भी सीमावर्ती जिले होंगे वही इसका आंसर चले जाएगा। थार पाकर राजस्थान में किस जिलों में मिलती है, तो बाड़मेर, जैसलमेर दोनों ही सीमावर्ती जिले हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। जालोर सिरोही नहीं है, गंगानगर है लेकिन हनुमानगढ़ नहीं है, अजमेर भीलवाड़ा नहीं है, तो आंसर हमारे पास है थार पाकर नस्ल। ये मैंने आपको लिखवा रखा है वहां पर। ठीक है, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी हमारे पास में फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मैंने कल वाले वीडियो में ही आपको बताया है, सबसे ज्यादा जो हमारे सिंचाई होती है नलकूपों से होती है, उसके बाद में हमारे पास नहरों से सिंचाई होती है। तो इसका आंसर हमसे पूछा है राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग, मैक्सिमम पूछा है, किस स्रोत से सिंचित होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। तो नलकूपों से, जो बोरवेल होती है सबसे ज्यादा इनसे हमारे पास में सिंचाई होती है। अगर देखिएगा अगला 36 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट राजस्थान के कौन संभावित जिले। मैंने आपको 7 जो लिफ्ट नहरें थी उनके पुराने नाम, उनके नए नाम और कौन कौन से जिले उनको लाभान्वित करती है, उन नहरें उनके जिलों को लाभान्वित करती है, वो सारे बताए थे। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट वो बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको आपके सामने एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पुराना नाम लिफ्ट नहरों का हमने दिखा रखा है, यहाँ पर नया नाम हमने दिखा रखा है और लाभान्वित जिले भी हमने दिखा रखे हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके नोट्स में ना हो अवेलेबल। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ही निकलेंगे आपके 40 में से, आपके 35 नंबर इजीली आ सकते हैं। बस और बस आप पूरा का पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इजीली उसको याद कर लें। और जो नहीं अभी तक जिन्होंने कोर्स लिया है वो एक बार पुराने वीडियोस हमारे देख लें और आप क्वेश्चन लगा के देख लें, आपको क्वेश्चन लग जाएंगे। उसके बाद आराम से तसल्ली से उनके जो नीचे जो लिंक दिया है वहां पर जाके आप हमारा सिलेबस ले सकते हैं। तो हमसे पूछा है जय नारायण व्यास से लाभान्वित जिले पूछे हैं, तो जैसलमेर और जोधपुर हमारे लाभान्वित जिले हैं और इसका जो पुराना नाम था वो पोखरण लिफ्ट नहर था। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कि कौन कौन से होंगे। जैसलमेर और जोधपुर जहां दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 37 चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है, ये भी हमने करवा रखा है। कौन कौन से, जब हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था तो कौन कौन से जो बांध है राजस्थान में वो भी हमने डिक्टेट किया था। तो देखिएगा गांधी सागर बांध है, ये राजस्थान में नहीं है, यह हमारे पास एमपी में है, एमपी में है। बाकी जवाहर सागर कोटा के अंदर स्थित है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है और कोटा बराज जो हमारे पास कोटा में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे नोट से, फिर से मैं बोलता हूँ ये भी हमारे नोट से पूछा गया है। मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी, सबसे बड़े हाईवे, सबसे छोटे हाईवे, सबसे बड़े नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सबसे छोटे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, सारी लिस्ट लिखवाई थी। 38 क्वेश्चन राजस्थान, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पूछे तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, देखिए जो पहला ही हमारा आंसर सही है, 71B है। वैसे जो नया नाम है 919 नेशनल हाईवे 919, इसका नया नाम रख दिया है। पहला पुराना नाम दे रखा है 71B। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे नया पूछे तो 919 रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 39 क्वेश्चन देखिए, गूढ़ा किशोरी दास चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाया है, सीसा जस्ता तांबा। आप देखिएगा मैं आपको इसका आंसर बता दूं, जो सीसा जस्ता के लिए, सीसा जस्ता के लिए हमारे पास में मैंने आपको एक सारे के सारे आपके दोस्तों लिखा, जावर मोचिया, जावर मोचिया उदयपुर में स्थित है, उदयपुर। राजपुरा दरीबा, राजपुरा
दरीबाज, सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स हैं, राजसमंद में है, राजसमंद में है। और चौथ का बरवाड़ा में सबसे ज्यादा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा इसमें मिले हैं हमें सवाई माधोपुर में। और जिसका आंसर है गूढ़ा किशोरी दास, गूढ़ा, ये सब आपको मैंने लिखवाया है किशोरी दास, ये हमारे पास अलवर में स्थित है। ये सब क्या है अपने पास में, तीसा और जस्ता के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसा और जस्ता इसका आंसर हो जाएगा। पिछले वाले में हमने लो एस का देख लिया था, मैग्नीज का भी हमने देख लिया था और तांबा का भी हमने पिछले वाले। आप देखेंगे सारे के सारे आपको सब सारी चीजें वहां पे नोट्स में एक एक चीज लिखाई गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, ज्योग्राफी में से आप 20 में से एटलीस्ट 18 मार्क्स तो इजीली ही गेन कर सकते हैं। फर्क इतना है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। रोज के 2 घंटे भी अगर आपने मन लगा के पढ़ा दिए तो 40 में से 35 से कम मार्क्स आपके आ जाएं तो पॉसिबल ही नहीं है। 35 से अब वो भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, हो सकता है कि 38 to 40 भी आ जाए, क्योंकि आपका जो लेवल है हमने उतना ही रखा है जितना आपसे पूछा जाएगा, उससे अब वो ही रखा गया है, कम नहीं रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है ज्योग्राफी का, वो है खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान में देश का लगभग एकाधिकार है। सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी, कौन सी, राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज। इसका तात्पर्य क्या है एकाधिकार, इसका तात्पर्य यह है कि वो खनिज जिनका उत्पादन पूरे राज्य के, पूरे देश में केवल हमारा राज्य ही करता है और किसी राज्य में उनका उत्पादन नहीं होता। तो वो खनिज कौन कौन से देखिएगा, मैंने लिखवा रखा है, फिर बता देता हूँ। वोलस्टोनाइट, बोलोस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा, जस्ता, टंगस्टन और सेलेनाइट। ये वो खनिज है जिनमें हमारे राज्य का एकाधिकार। तात्पर्य ये है कि कोई भी दूसरा राज्य इनका उत्खनन खनन नहीं करता है, केवल हमारा राज्य करता है, इसका एकाधिकार से इसे तात्पर्य है। और अगर मैंने आपको बताऊं कि प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान राज्य का, वो खनिज जिनमें राज्य का प्रथम स्थान, तात्पर्य दूसरे राज्यों में मिलता तो है लेकिन सर्वाधिक उत्पादन हमारे राज्य में होता है। उनका नाम भी देख लीजिए आप, जो मुख्य है बता देता हूँ। जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, पोटाश, मार्बल, इन सब में हमारा राज्य का प्रथम स्थान है उत्पादन। सीसा, चूना पत्थर, सिलिका सैंड, सैंडस्टोन इत्यादि, इन सब में हमारे राज्य का प्रथम स्थान है। तो आप देख लीजिए, लिस्ट मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए लिखवाई थी और मैंने बताया भी था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख लीजिए, अब जिसमें एकाधिकार है आप देख लीजिए, वोलस्टोनाइट और तांबड़ा हमारे इस लिस्ट में आ रहा है, वोलस्टोनाइट और तांबड़ा बिल्कुल आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, ग्रेनाइट और संगमर हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा है, फेल्डस्पार जिप्सम हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा है, और सीसा जस्ता और जैस्पर भी हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा है। सीधा जस्ता हमारे पास यहाँ पर है जबकि जैस्पर यहाँ पर है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो देख लीजिए, अब आपको समझ चुके होंगे कि आपका लेवल कितना रहता है एग्जाम का और कितना कितना आपको चाहिए। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 35 से प्लस मार्क्स आपके कहीं जाए। ज्योग्राफी में तो आपके 20 से 20 ही रहने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस शर्त है कि आपको नोट्स ऐसे कैसे याद रहने चाहिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो सैंपल वीडियोस देख सकते हैं, पुराने ईयर्स के पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, और नीचे दिए लिंक पर जाकर हमारी जो वहां पर ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। काफी सारे जो क्वेश्चन हैं आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हमने लेवल हमेशा मीडियम से ऊपर ही रखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इसको जेएन वाले ज्वाइन कर सकते हैं, पटवार वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसआई जो है कांस्टेबल है, विभिन्न प्रकार के जो एलडीसी के एग्जाम है राजस्थान स्टेट के, वो सारे के सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको एक और पेपर सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।